Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this particular video we will discuss chapter number 3 अपनी फिज़िकल एजुकेशन की बुक का, जो शारीरिक शिक्षा की बुक है क्लास 12th की, उसका आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3, जिसका टाइटल है जीवन शैली संबंधी रोगों से निवारण हेतु योग। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है नंबरिंग में कि ये चैप्टर 3 है या चैप्टर 5 है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है जो योगा वाला चैप्टर है, क्योंकि जो पिछले सेशन वाले स्टूडेंट्स थे उनके थोड़े से नंबरिंग में इश्यू थे, मतलब 3rd और 5th चैप्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी नंबर में। बट आपको टाइटल से याद रखना है कि जो योगा वाला चैप्टर है वो ये है। इसका हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। वो पार्ट 1 जो था वो उसमें बहुत सारी जो कंक्लूजन था पूरे चैप्टर का वो एक्सप्लेन किया था। बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर का निचोड़ एक तरीके से आपको मिल गया था उस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम योगा के बारे में बात करेंगे। अलग अलग तरह के जो जीवन शैली की जो भी परेशानियाँ होती, बीमारियाँ होती हैं, वो हमने उस चैप्टर में उस पार्ट में डिस्कस कर ली थी। सॉरी, वो एक पार्ट 1 है जो इसी चैप्टर का है, योगा चैप्टर का। वो अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, और मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी। तो अगर आप पार्ट 1 पहले देख लेंगे तो आपको पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और आपका फिर पूरा चैप्टर एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमने जो उस पार्ट में जो भी बीमारियां देखी थी, मोटापा, मधुमेह, अस्थमा, जो भी जीवन शैली हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी रोग थे, जो भी बीमारियां थी, उनसे अब हम इस चैप्टर में पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है। अब हम पार्ट 2 में योगा के बारे में पढ़ेंगे कि उन बीमारियों से बचने के लिए हम कौन कौन से योगा या फिर आसनों को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी बीमारी थी जो जीवन शैली की थी, वो थी मोटापा यानी ओबेसिटी। ये सबको लग जाती है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर फैमिली में आप कोई ना कोई पर्सन को देखेंगे जो ज़्यादा ही मोटा होगा। एक होता है हेल्दी होना, हेल्दी से सही होता है, अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आप हेल्दी होंगे, ना ही कमज़ोर होंगे ना ही ज़्यादा मोटे होंगे, आप ठीक होंगे, फिट होंगे, उसको आप कह देते हैं कि आप हेल्दी हैं। लेकिन कई लोग मोटापे को हेल्दी कह देते हैं कि नहीं, ये तो मोटा है, ये तो खाते पीते घर का है, ये तो हेल्दी है। बट ऐसा नहीं होता। हेल्दी अलग चीज़ है और मोटा होना अलग चीज़ है। अगर आप मोटे होंगे तो आपके अंदर वो मोटापे की बीमारी है, और उस बीमारी को आपको कम करना पड़ेगा। अगर आप हेल्दी हैं तो इट मीन्स आप सही हैं, आप फिट हैं, आपको कुछ करने की नीड नहीं है। तो जब मोटे हो जाते हैं तो उससे हमें बचना चाहिए, ताकि हमारा जो फ्यूचर में आने वाला जो कल है उसमें हमें कोई दिक्कत ना आने लगे। कोई एक बार मोटा हो जाता है तो उसको अलग अलग तरह की परेशानियाँ आने लग जाती हैं। उसको सांस फूलने की दिक्कत हो जाती है, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम आ जाती है, उसके लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो उसको पहली एक बेसिक जो होती है ना प्रॉब्लम, वो मोटापा, और उसके बाद आपको कई बीमारियां लग जाएंगी। तो इसलिए बेसिक जो बेस है ना इन सब का, बीमारियों का, मोटापा, उसको ही कम करना चाहिए, उसको ही ख़त्म करना चाहिए। तो उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल कोई खर्चे वाली बात नहीं है, इसमें कोई मेडिसिन लेने की बात नहीं कही। इस चैप्टर में आपको बताए हैं योगा करके भी आप मोटापे को ख़त्म कर सकते हैं। मोटापा ख़त्म करने के कौन कौन से आसन हैं? एक है ताड़ आसन। ताड़ आसन जो है, मैं आप यहाँ पर पिक्चर लगा दूँगी, आप देख सकते हैं। ताड़ आसन इस तरीके से होता है, और ये करके आप मोटापे को ख़त्म कर सकते हैं। एक और है कटिच क्रासन आसन, एक है पवन मुक्त आसन, एक है मत्स्य आसन, एक है हल आसन, एक है पश्चिमी उत्तरासन, एक है अर्धमत्स्येंद्र आसन, धनुरासन, उष्ट्रासन, सूर्य भेदन, प्राणायाम की विधि, लाभ एवं सावधानियाँ। तो इन सब की मोटापे के लिए आप ये सारे आसन कर सकते हैं, जो भी इसमें नाम है। आपको इनमें से 3-4 नाम याद रखने चाहिए। आप ताड़ासन याद रख सकते हैं, अर्धमत्स्येंद्र याद रख सकते हैं, धनुरासन याद रख सकते हैं, प्राणायाम याद रख सकते हैं, पवन मुक्त याद रख सकते हैं, और हल आसन, पश्चिमी उत्तरासन। ये 4-5 नाम जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है और आप याद रख सकते हैं, और इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि ताड़ासन के बारे में लाभ और हानि बताओ। लाभ और हानि का मतलब है कि इसके फ़ायदे बताओ, और हर आसन की कुछ कुछ सावधानियां भी होती हैं। हानि तो नहीं होती, लाभ के साथ साथ, एडवांटेज के साथ साथ आपको सावधानियां भी बरतनी होती हैं कि किस दौरान आप वो आसन कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है तो वो कौन सा आसन उसके लिए सूटेबल है और कौन सा नहीं। तो ये थे कुछ मोटापे वाले आसन। अब हम मधुमेह के आसन देखते हैं।
अब नेक्स्ट है हमारा मधुमेह, जिसमें हमारे बहुत सारे आसन दिए हुए हैं। इसके कुछ आसन पढ़ते हैं। सबसे पहला है कटी चक्र आसन, दूसरा है पवन मुक्त आसन। अब इसमें इतने सारे आसन दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे ही याद करने हैं। आपको कुछ अगर मेन जो सब में कॉमन है, बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो सब में कॉमन होते हैं, तो आप वो भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा भुजंग आसन, जो कि इसमें मधुमेह के लिए, मधुमेह कौन सी होती है, डायबिटीज़। और ये डायबिटीज़ भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन ऐसी बीमारी है जो हर किसी के फैमिली में या फिर ख़ानदान में देखने को मिल ही जाती है, और ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड भी होती है। तो इससे बचने के लिए हम ये आसन कर सकते हैं ताकि इससे बचे रहें, डायबिटीज़ का शिकार होने से हम इससे बचे रहें। तो इसके कौन कौन से आसन है, पवन मुक्त आसन, भुजंग आसन, शलभासन, धनुरासन, सुप्त वज्रासन, पश्चिमी उत्तरासन, अर्धमसेंद्रासन, मंडूकासन, गोमुखासन, योग मुद्रा, उष्ट्रासन, कपाल भाती की विधि, और इन सब के लाभ और सावधानी, यानी कि आपके क्या क्या लाभ हैं इन सारी बीमारियों को, आप क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और सावधानी यानी जिसमें हमें ये ऐसी स्टेज में, जो ऐसी स्टेज हो किसी भी पर्सन की जिसमें हमें सावधानी बरतनी चाहिए, और ये जो भी आसन होते हैं, योगा होते हैं, इन सबको नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसी स्टेजेस भी होती हैं तो उनको सावधानियाँ कहा जाता है, और वो हर उसमें मिलती है आपको, हर आसन में देखने को। तो हमने मधुमेह कितने सारे आसन पढ़े, मधुमेह के भी कुछ मेन आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि पवन मुक्त आसन, भुजंग आसन, और आप गोमुख आसन, अर्धमत्सेंद्र जैसे कि कॉमन है, और पश्चिमी उत्तरासन कॉमन है। बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं जो कई हमें कॉमन देखने को मिलते हैं। आप सोचेंगे कि ये याद कैसे होंगे, तो ये आपको आप ट्राई करेंगे अपने घर पे तो आपको याद हो जाएंगे। अभी हम एक एक करके सबको डीपली पढ़ेंगे, जो कॉमन होंगे उन सबको हम पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा अस्थमा। अस्थमा ऐसी बीमारी है जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये पांचों बीमारी जो हैं वो ऐसी बीमारी ली गई है इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है आज के टाइम पे। तो अस्थमा भी कॉमन है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए हम ताड़ासन कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे ताड़ासन तो हमने मोटापे के इससे बचने के लिए भी किया था, तो यही फ़ायदा इन आसन करने का कि आप एक आसन को करने से कई बीमारियों से बच सकते हैं। ताड़ासन मोटापे में भी था, ये देख सकते हैं आप, ये ताड़ासन और ताड़ासन, इसमें भी अस्थमा से बचने के लिए, तो ये कॉमन है। जैसे कि अब हमने देखा था ये पश्चिमी उत्तरासन, ये इसमें भी है, और पश्चिमी उत्तरासन मधुमेह से बचने के लिए भी है। पवन मुक्त आसन मोटापे से बचने के लिए भी है, पवन मुक्त आसन जो है मधुमेह से बचने के लिए भी है। तो बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं जो कॉमन होते हैं, और उसी के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। जैसे कि अर्धमत्सेंद्र आसन, इसमें भी है अर्धमत्सेंद्र आसन हमारा, इसमें भी है, मोटापे और मधुमेह दोनों में है। तो जैसे कि ये गोमुख आसन, इसमें भी है मधुमेह में, और गोमुख आसन इसमें भी है अस्थमा में। तो कॉमन वाले हम उनको अच्छे से डीपली पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे होता है, और आप अपने घर पे भी ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, ईजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, आपको सब समझ आ जाता है। अस्थमा से बचने के लिए ताड़ासन कर सकते हैं, ऊर्ध्ववृहस्तोनासन कर सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है इसलिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हुई। उत्तान मंडूक आसन कर सकते हैं आप इससे बचने के लिए, और आप भुजंग आसन कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं, और उष्ट्रासन कर सकते हैं, वक्रासन कर सकते हैं, कपाल भाती कर सकते हैं। कपाल भाती के बाद आप गोमुख आसन और मत्स्य आसन भी कर सकते हैं अस्थमा से बचने के लिए। और अनुलोम विलोम की एक विधि होती है, वो भी कर सकते हैं अगर अस्थमा से बचना है। और इन सभी की लाभ और सावधानियां, इन सबको ध्यान में रखकर हमें करना चाहिए कि क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या सावधानियां हैं। तो ये सब अस्थमा के हो गए। इसमें भी कोई मेन आप ले सकते हैं, जैसे कि ताड़ासन ले सकते हैं जो कॉमन है, गोमुख आसन ले सकते हैं कॉमन है, और भुजंग आसन ले सकते हैं आप, इसमें जो कॉमन है। वक्रासन भी कॉमन होता है, और धनुरासन, मत्स्य आसन, ये कुछ ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं, तो ये आप इसमें ले सकते हैं। अब फोर्थ है हमारा उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। तो ये भी आजकल देखने को बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है जो देखने को मिल जाती है। इससे बचने के लिए आप ताड़ासन कर सकते हैं। अब ताड़ासन जो है ये फर्स्ट में भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, तो यही है जो कॉमन वाले होंगे ना, वो मैं आपको सबको डीपली पढ़ाऊँगी कि इन सब
ये कैसे होता है, इनके क्या क्या लाभ हैं, इनके क्या क्या हानि हैं, इसको आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ताड़ासन कर सकते हैं हाई बीपी से बचने के लिए, कटी चक्रासन कर सकते हैं, उत्तान पदासन कर सकते हैं, अर्ध हलासन कर सकते हैं, सरल मत्स्यासन कर सकते हैं, उत्तान मंडूकासन कर सकते हैं, वक्रासन, भुजंगासन, मकरासन, शवासन और नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम की विधि, ये सब आप कर सकते हैं और इनके लाभ और सावधानियां को ध्यान में रख के करना चाहिए। तो ये सब हमने पढ़े। अब हमारा जो फोर्थ वाला है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं लाइंस को। फोर्थ वाला है, यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या है, तो यहाँ प्रिंट में मिस्टेक हुई है। यहाँ पर है पीठ दर्द, जो कमर दर्द होता है, ये आज की लेडीज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर घर में आप कहीं भी जाएंगे, जो हाउस वर्किंग वीमेंस होती हैं, जो घर के कामकाज करती हैं, जो बाहर के भी करती हैं, वर्किंग वुमेन भी होती हैं, सब में ये देखने को मिल जाती है पीठ दर्द की, या बैक पेन है वो उसकी प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पर बैक पेन लिखा होना चाहिए, ये थोड़े से प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ मैं लिख देती हूँ पीठ दर्द। ठीक है, तो यहाँ पर पीठ दर्द से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? इससे बचने के लिए आप ताड़ासन कर सकते हैं, जो कि कॉमन है सब में, ऊर्ध्वहस्त तुतासन, अर्धचक्रासन, उष्ट्रासन, वक्रासन, सरल मत्स्यासन, भुजंगासन, गोमुखासन। अब गोमुखासन, भुजंगासन, सरल मत्स्यासन, ये सारे कितने कॉमन है, सब में आ रहे हैं ज़्यादातर। नाड़ी शोधन प्राणायाम, या भी हमने या नाड़ी शोधन इसमें पढ़ा था, और मकरासन, भद्रासन, ये सारे जो आसन है ये आप पीठ दर्द से बचने के लिए कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे, हमने पांचों बीमारी से बचने के लिए जो भी आसन थे वो हमने देख लिया कि कौन कौन से हैं। अभी हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया कि कौन से आसन कौन सी बीमारी में करने चाहिए, कर सकते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे सभी आसन को। उससे पहले हम थोड़ा सा मोटापे को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से देख के आइए, बट फिर भी यहाँ पर 2-4 लाइनें लिखी हुई हैं इसमें, इसको पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले तो है मोटापा विश्व की समस्या बन चुका है, बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में ये मोटापा जैसी बीमारी है वो फैल चुकी है। वयस्की के साथ साथ बच्चे भी मोटापे से ग्रस्त हो रहे हैं, यानी कि वयस्क यानी कि जो बड़े लोग होते हैं, जो जवान होते हैं, जैसे कि फादर टाइप के, जो जितने एज के होते हैं लोग, उनमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। लेकिन अब तो बच्चों में भी ये मोटापा जैसी बीमारी देखने को मिली है। मोटापा शरीर की वो दशा होती है जिसमें शरीर में वसा की मात्रा, वसा यानी फ़ैट की जो क्वान्टिटी है, मात्रा है, वो फ़ैट बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब आप ऑयली चीज़ें या फ़ैट वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उनका सेवन करने से मोटापा हो जाता है। खान पान की गलत आदतें, या फिर आप टाइम से खाना नहीं खाते, आपका टाइमिंग बहुत गलत है, या खान पान की जो भी गलत आदतें हैं, आप कुछ भी उठा के खा लेते हैं, इट मीन्स कि आप ऑयली चीज़ें खा रहे हैं या बाहर का कुछ भी मंगा के कभी भी खा लेते हैं, तो ये गलत आदतें होती हैं। इनको अपनाने से मोटापा हो जाता है और निष्क्रिय जीवन शैली का इसका मुख्य कारण है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वह दशा जब एक व्यक्ति का भार, यानी जब एक व्यक्ति का जो भार है यानी वेट है, वो आदर्श भार क्या होता है? जो एकदम सही वाला भार होता है कि कितना होना चाहिए, आदर्श भार से 20 या इससे अधिक होता है। किसी भी व्यक्ति का जब वेट आदर्श भार से 20 या इससे अधिक हो जाता है तो वो मोटापा कहलाता है। तब जब हमें आदर्श भार पता लगेगा, अब आपका काम है कि आप मुझे चेक करके बताएं कि आदर्श भार कितना होता है। कमेंट में जल्दी से बताएं। आपको नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च करके मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। ये आपका आज का काम है। तो आपको कमेंट करना है आदर्श भार कितना होता है और फिर मुझे बताना है। आदर्श भार जो है, जो भी आदर्श भार होता है उससे 20 या इससे अधिक, अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप फिर सर्च नहीं करेंगे या आप खुद से फाइंड नहीं करेंगे। अभी मैं नहीं बता रही हूँ कितना होता है, आप मुझे बताएंगे। आदर्श भार जो भी होता है उससे 20 या फिर उससे भी अधिक, तो वो अगर स्टेज होगी तो वो मोटापा कहलाता है। मोटापे के 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। कौन कौन सी? हमारी खान पान की गलत आदतें हो सकती हैं एक तो मोटापे का कारण, तथा पाचन प्रणाली का बिगड़ना, यानी जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अगर ख़राब हो रहा है, बिगड़ना, या बार बार खाना, ये सारे बार बार खाना खा रहे हैं आप, या दवाइयाँ ले रहे हैं, मेडिसिन्स ले रहे हैं। मनोवैज्ञानिक घटक भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल कुछ ऐसे चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको मोटापा लग सकता है। सामाजिक मुद्दे भी हो सकते हैं, हार्मोन में बदलाव भी हो सकते हैं, गर्भधारण भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट खाना इत्यादि। ये सारी प्रॉब्लम जो हैं, ये सारी चीज़ें इसके
मोटापे के जो हैं कारण हो सकते हैं। इनमें से कोई भी कारण होगा तो आप मोटे हो सकते हैं। मोटापे के अनेक स्वास्थ्य जोखिमों के कारण इसको बीमारी का दर्जा दिया गया है, यानी कि बीमारी का दर्जा दिया जा चुका है। कि लोग कहते हैं ना कि मोटापा को बीमारी नहीं है, लेकिन इसको मोटापे को एक बीमारी का दर्जा दिया जा चुका है, क्योंकि इससे मोटापे से अनेक स्वास्थ्य के जोखिम हो सकते हैं। बहुत सारे जोखिम हैं। अगर आपको मोटापा हो सकता है तो अनेक आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, बीमारियां लग सकती हैं, इसलिए एक बीमारी बन चुकी है। मोटापे के कारण व्यक्ति अनेक बीमारियों जैसे कि मधुमेह का शिकार हो सकता है, अतिरिक्त दबाव का भार हो मतलब शिकार हो सकता है वो अतिरिक्त दबाव का, मधुमेह, डायबिटीज़ का, कैंसर का, गठिया का। ये सारी बीमारियां जो हैं आदि रोगों का शिकार हो सकता है सिर्फ मोटापे की वजह से। मोटापे के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक भोजन, बहुत ज़्यादा भोजन करना, या परिश्रम रहित जीवन, आप बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, या थायराइड की वजह से, या वंशानुगत, आपको हेरिडिटी यानी आपके चला आ रहा है आपके वंश में, तो उससे भी हो सकता है कि आपके जीन्स के थ्रू भी हो सकता है इत्यादि। ये सारे इसके रीज़न हो सकते हैं। निम्न आसनों की नियमित रूप से करने से मोटापे से छुटकारा पाया जा सकता है। यानी अब कुछ आसन की बात करेंगे, उनको डीपली पढ़ेंगे और उनसे आप मोटापे से छुटकारा पाया जा सकता है। मोटापे को नियंत्रण करने के लिए कुछ योगा हैं। कौन कौन से? ताड़ासन। अब ये मैं अगर आपको ताड़ासन बता रही हूँ और अगर मैं आपको ताड़ासन के लाभ और उसकी सावधानियाँ बताऊँगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इसको मोटापे में करेंगे। आपका क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि मोटापे से बचने के लिए हमें कोई 2 आसन बताएं, तो आप 2 आसन में ताड़ासन लिख सकते हैं और एक आप और कोई सा भी इनमें से लिख सकते हैं जो आपको याद होगा। तो इसमें से मोटापे से बचने के लिए 2 आसन पूछे जाएंगे, ज़्यादातर 2 या 3 ही पूछते हैं, कभी कभार एक भी पूछते हैं, कभी कभार ऐसा पर्टिकुलर भी पूछ लेंगे कि ताड़ासन के लाभ और सावधानियाँ बताएं। आपको खुद ही और चॉइस नहीं मिलेगी, आपको खुद डायरेक्ट पूछ लेंगे। तो वो कॉमन वाले आते हैं ज़्यादातर, उसमें कोई हार्ड नहीं आता। तो ताड़ासन बता रही हूँ, तो ये आप सिर्फ मोटापे में नहीं, या आप अलग अलग तरह की बीमारियों में लिख सकते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ताड़ासन भी सिर्फ मोटापे में के लिए ही यूज़ नहीं किया जाता, कई बीमारियों के लिए यूज़ किया जाता है। अस्थमा के लिए भी यूज़ किया जाता है और पीठ दर्द के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो आप ताड़ासन को हर उसमें लिख सकते हैं जो जिसमें वो इंक्लूड हो रहा है। ऐसे ही सारे हैं ये हलासन, मत्स्यासन, पश्चिम उत्तरासन, अर्धमत्स्योंद्रासन, पवन मुक्तासन, कटी चक्रासन और धनुरासन, उष्ट्रासन, सूर्य भेदन प्राणायाम। तो ये सारे जो हैं इन सबको आप लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। अगर आपसे जो भी कॉमन वाले हैं आप उसको पढ़ लीजिए, और जिस भी बीमारी के लिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो जिसमें ये इंक्लूड हो रहे हैं आप उसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मोटापे के लिए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ मोटापे वाले क्वेश्चन में ही इसको लिखना पड़ेगा। आप उच्च रक्तचाप में, आप मधुमेह में, डायबिटीज़ वाले में, और अस्थमा वाले में, या पीठ दर्द वाले में, किसी में भी इन सबको लिख सकते हैं जिसमें ये इंक्लूड हो रहे थे। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले ताड़ासन। अब आप पिक्चर देख लीजिए ताड़ासन कैसा होता है। ताड़ासन होता है ऐसा, आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है, लेकिन नीचे से आपको बिल्कुल अपने हील को बिल्कुल, ये जो आपके पैर होते हैं आपको इनको उठा लेना है, और सिर्फ ये वाले आगे के जो आपके टो हैं वो ज़मीन से टच होने चाहिए। ये कुछ भी आपका पीछे का जो हील वाला एरिया होता है वो आप टच नहीं होना चाहिए, वो आपको उचकाना है और ऊंचा होकर खड़ा होना है बिल्कुल स्ट्रेट। अपने जो आपका बॉडी है उसको आपको अपवर्ड, अप साइड की तरफ उसको खींचना है, और ऊपर की तरफ खींचते हुए आपके अपने दोनों हाथ ऊपर करने हैं, एक हाथ इधर और एक हाथ इधर। तो दोनों हाथ आपको अपने ऊपर करने और हाथ को दोनों को ज्वाइंट करना है, फिर हाथ को मिलाना है, एक हाथ को दूसरे हाथ की उंगलियों में मिलाना है, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा होगा, और हो सकता है थोड़ा सा पिक्चर में दिख ना रहा हो, तो आप प्रॉपर इसको करेंगे तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ताड़ासन करने से। तो ताड़ासन में सबसे पहले हमने इमेज देख ली, ताड़ासन होता क्या। अच्छा, आपको कैसे लिखना पड़ेगा, सबसे पहले 1-2 लाइन में आपको ताड़ासन बताना पड़ेगा कि ये होता क्या है, फिर इसकी आपको विधि लिखनी पड़ेगी कि ताड़ासन में क्या क्या विधि है। अब इसमें आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि सबसे पहले स्ट्रेट अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा करके खड़ा होना है, हाथ ऊपर करके दोनों हाथों को मिलाना है, स्टेप 2। फिर नीचे से उचकाना है, ऊपर की तरफ बॉडी को, अपने शरीर को खींचना है, और नीचे सिर्फ आपके जो टो हैं, उंगलियां हैं पैरों की, वो सिर्फ ज़मीन से लगनी चाहिए, पीछे का जो पैर का हिस्सा है वो ऊंचा करके खड़ा होना है। ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आपको सही मार्क्स मिलेंगे। तो ताड़ासन में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है ताड़ासन। ये योग आसन करने से शरीर ताड़ के वृक्ष के समान, यानी जो ताड़ का वृक्ष होता है उसके तरह से मजबूत बनने से इसे ये नाम दिया जाता है। अंग्रेज़ी में इसे पाल्म
ट्री पोज भी कहते हैं, पाम ट्री पोज भी इंग्लिश में इसको ताड़ासन को कहा जाता है। शरीर को मजबूत करने के लिए और सुडौल बनाने के लिए, यानी एकदम आपका शरीर बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाएगा और मजबूत भी हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए ये श्रेष्ठ सामान आता है, यानी कि इससे आपकी हाइट भी बहुत बढ़ेगी अगर आप इस आसन को करते हैं। और मोटापे से भी दूर रह सकते हैं और भी कई बीमारियों से इससे हम दूर रह सकते हैं। इसकी विधि क्या क्या है, इसकी विधि को पढ़ सकते हैं। एक समतल जगह पर, समतल यानी प्लेन सरफेस पर आपको जो प्लेन कोई ज़मीन हो, प्लेन एरिया हो, उस जगह पर आपको अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाकर हथेलियों को बगल में रखकर सीधा खड़ा होना है। यानी हथेलियाँ बिल्कुल सीधी करें और पैर को थोड़ा सा आपस में मिलाएं और फिर खड़े हो जाएं। ये पहला स्टेप है आपका ताड़ासन का। दूसरा स्टेप है दोनों हाथों को पार्श्व भाग से दीर्घ श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, यानी कि आपको गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। बस इजी लैंग्वेज में समझिए और इजी में ही लिखेगा। हाथों को ऊपर ले जाकर हथेलियों को मिलाना है, अपने हाथ की उंगलियों को मिलाना है और हथेलियों आसमान की तरफ ऊपर की ओर होनी चाहिए। हथेलियों, आपके जो हथेली होती है ना, हैंड होता है, उसको ऊपर की तरफ करना है और फिर उसको आपस में मिलाना है उंगलियों को। हाथों की उंगलियों को आपस में मिलनी होनी चाहिए। ये उसका थर्ड स्टेप हो गया। 4 हो गया, जैसे जैसे हाथ ऊपर उठें वैसे वैसे पैर की एड़ियाँ भी ऊपर उठी रहनी चाहिए, यानी कि ये आप देख सकते हैं ना, पैर की एड़ियाँ ये भी ऊपर होनी चाहिए और हाथ भी ऊपर होने चाहिए। और ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। वही हाथ ऊपर उठाते समय पेट अंदर लेना चाहिए, पेट अंदर होना चाहिए। शरीर का भार पंजों पर होना चाहिए, पूरे पंजों पर, यानी पूरे आपको ये जो पंजे होते हैं ना आगे के, सिर्फ इस पर इसका पूरा भार होना चाहिए शरीर का। और शरीर ऊपर की ओर पूरी तरह से तना रहना चाहिए। आप बिल्कुल उचकाना है आपको पूरे शरीर को ऊपर की तरफ, अपवर्ड पोजीशन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, नज़र सामने होनी चाहिए और गर्दन सीधी रहनी चाहिए। ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। और क्या है, ताड़ासन की इस स्थिति में लंबी सांस भरकर 1 से 2 मिनट तक रुकना चाहिए। ये नहीं कि आप एकदम से खड़े हो गए और एकदम से आपने बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो गए, नीचे कर लिए पैर। 1 से 2 मिनट तक आपको इसी पोजीशन में रहना है। और हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो, आप 1 से 2 मिनट ना रह पाएँ, लेकिन आपको ट्राई करना है आप जितनी देर तक रह सकते हैं। मिनिमम है ये कि 1 मिनट तो आपको रुकना है और फिर दोबारा से इसको करना है। अब धीरे धीरे सांस छोड़कर नीचे आकर पूर्व स्थिति में आना चाहिए, यानी कि धीरे धीरे आप सांस छोड़िए और नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए, हाथ नीचे करके और पैरों को नीचे करके। 1 से 2 मिनट रुककर दोबारा इसी क्रिया को दोहराएं, यानी ये 1 से 2 मिनट आपने किया था। अब 1 से 2 मिनट आप नॉर्मल पोजीशन में आके गैप ले लीजिए या फिर सांस ले लीजिए या थोड़ा सा रिलैक्स करिए और फिर दोबारा से आपको इसी प्रोसेस को, इसी क्रिया को करना है। इस आसन को प्रतिदिन क्षमता और अभ्यास अनुसार 10 से 15 बार करें, यानी कि 10 to 15 टाइम्स आपको इसी तरीके से करना है रोज़ाना। तो ये है हमारा ताड़ासन। इसके लाभ यानी एडवांटेज क्या क्या फ़ायदे हैं, तो नियमित रूप से अगर आप रोज़ाना ताड़ासन करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ होंगे, फ़ायदे होंगे। वो क्या क्या है? सबसे पहला लाभ है फेफड़े सुदृढ़ एवं विस्तृत होते हैं, यानी कि जो आपके लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे और विस्तृत हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम या बीमारी नहीं आएगी। हाथ पैर के स्नायु मजबूत होते हैं, हाथ पैर मजबूत होंगे। शारीरिक और मानसिक संतुलन में वृद्धि होगी, यानी कि आपका जो शारीरिक फिजिकल और जो मेंटल आपका बैलेंस है उसमें बहुत ज़्यादा संतुलन में वृद्धि आएगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आप अपने ऊपर खुद से अपने सेल्फ पे आप विश्वास रख पाएंगे, खुद पर विश्वास रख पाएंगे। पाचन तंत्र मजबूत होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। और कद की, यानी कि आपकी जो हाइट है उसकी वृद्धि के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ये सर्वोत्तम आसन है। सर्वोत्तम यानी बहुत अच्छा आसन है हाइट बढ़ाने के लिए। शरीर मजबूत और सुडौल बनता है, शरीर मजबूत भी होता है, स्ट्रांग भी होता है, सुडौल भी होते हैं। और शरीर के समस्त स्नायु क्रिया एवं विकसित होती है। आलस से दूर करने के लिए सर्वोत्तम है, यानी कि आलस नहीं होता। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं लाभ में। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही लिखना है, आप इसमें से 3 से 4 पॉइंट भी एग्जाम में लिख देंगे तो वो इनफ है, ठीक है। और ऐसे ही इसी तरीके से इतने सारे जो पॉइंट्स हैं इसके विधि के, तो विधि में भी आप अपने चाहे आप पूरी आपको कंप्लीट विधि लिखनी है। इन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स करके लिख रखा है तो इतने सारे पॉइंट बन गए। आप 3 से 4 पॉइंट में भी अगर अपनी बात को प्रॉपर तरीके से बता देते हैं कि इसको कैसे करना है तो वो इनफ हो जाएगा।
तो वो आप पे डिपेंड करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट्स कितने हैं, ये ज़रूरी है कि आपने सही तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। अब इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होती हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस यानी जो सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है जब हमें नहीं करना है। तो कब कब नहीं करना है? एक तो पैर संबंधी किसी भी समस्या की स्थिति में, अगर आपके पैरों में दर्द है, पैर में किसी भी समस्या हो रही है आपको किसी भी तरह की, तो आपको ये ताड़ासन नहीं करना है, ये फिर आपको सावधानी बरतनी है। गर्भावस्था की स्थिति में नहीं करना है। बीमारी या ऑपरेशन के तुरंत बाद नहीं करना है। अभी आपका ऑपरेशन हो रहा है, आप अभी करने लग जाएं तो ऐसा नहीं करना है। आप बीमार हैं तो उस समय नहीं करना है। सिर दर्द के समय नहीं करना है। या निम्न रक्तचाप यानी जब आपका ब्लड प्रेशर कम हो उस स्थिति में नहीं करना है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, 2-4 पॉइंट जिसमें हमें नहीं करना है। और आप इसमें अगर 2 पॉइंट भी लिखते हैं ना सावधानियों में, तो वो भी ठीक रहेगा, वो भी इनफ होगा एग्ज़ाम के लिए। दूसरा है हमारा कटी चक्रासन। कटी चक्रासन 2 शब्दों से मिलके बना है। कटी से जिसका मतलब होता है कमर, और चक्र का अर्थ होता है पहिया। चक्र कहते हैं ना पहिए को, और कटी कहते हैं कमर को। तो ये 2 शब्दों से मिला है, कटी से और चक्र से, कमर पहिया। इस आसन में कमर को दाईं और बाईं और मोड़ना अर्थात घुमाना होता है। आपकी कमर इसमें लेफ़्ट टू राइट की ओर मुड़ती है आपकी कमर। ऐसा करते समय कमर पहिए की तरह घूमती है, जैसे पहिया गोल गोल घूमता है ऐसे आपकी कमर भी इधर 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 ऐसे करके घूमती है, इसलिए इसका नाम कटी चक्रासन रखा गया है। अब हम इसकी विधि देखते हैं। सबसे पहले फ़ोटोग्राफ देखेंगे और फिर इसकी विधि देखेंगे। फ़ोटोग्राफ देखिए आपको कैसे करना है। स्ट्रेट खड़ा होना है, पैर भी नॉर्मल तरीके से रखने हैं, कोई पैर नहीं उठाने, नॉर्मल तरीके से। बस आपको अपनी दोनों हाथ इधर करते हुए कमर को इस डायरेक्शन में मोड़ना है, और फिर दोनों तरफ जब आप इतना कर लेंगे फिर थोड़ी देर रुक के आपको दोनों हाथ इधर करके कमर को इस डायरेक्शन में मोड़ना है, अपोजिट करना है। तो कभी इधर और फिर कभी इधर, ऐसे ऐसे इसमें करना होता है। अब हम इसकी विधि को पढ़ते हैं। विधि मेथड क्या है इसको करने का? सबसे पहला है पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। सबसे पहले पैरों को जोड़ें और स्ट्रेट खड़े हो जाएं। फिर क्या करना है? श्वास मतलब होते हैं सांस अंदर लेते हुए हथेलियां एक दूसरे के सामने रखते हुए हाथों को अपने सामने ज़मीन के समानांतर करें। सांस अंदर लें और आपके जो हाथ की हथेलियां उनको एक दूसरे के समान रखें, सामने करें। और फिर अपने हाथ और कंधों की दूरी समान रखें। हाथ और जो कंधे हैं वो जो उसका डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए अब आपको सांस छोड़नी है और कमर दाहिनी ओर घुमानी है, यानी कि कमर आपको दाहिनी ओर घुमानी है। अगर आप लेफ़्ट की तरफ कर रहे हैं तो लेफ़्ट की तरफ, और राइट की तरफ कर रहे हैं तो राइट की तरफ आपको घुमानी है। तो आपको कमर दाहिनी ओर घुमाएं और बाएं कंधे से पीछे की ओर देखें। यानी अगर कमर दाहिनी ओर कर रहे हैं तो आप देखेंगे पीछे की तरफ, बाएं कंधे से पीछे की ओर। और अगर आप कमर बाईं ओर घुमा रहे हैं तो आप अपने दाएं कंधे से पीछे की ओर देखेंगे, अपोजिट। और श्वास लेते हुए पुनर्सामने की ओर घूम जाएं। सांस छोड़ते हुए इस आसन को बाएं ओर घूमते हुए दोहराएं, मतलब वही लेफ़्ट टू राइट करना है आपको दोबारा से। इस आसन को कुछ समय तक दोनों तरफ करें और फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। पहले आपको इस तरफ करना है और फिर इस तरफ करना है, और फिर सांस छोड़ते हुए फिर नॉर्मल आपको अपने हाथ सीधे कर लेना है। ये इसकी विधि आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। अगर किसी को ऐसा A to Z याद नहीं होते तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, वो क्या क्या इसके फ़ायदे हैं उसको देखते हैं। लाभ क्या हैं? कब्ज़ से राहत, अगर किसी को कब्ज़ होता है तो उसको राहत मिलेगी। मेरुदंड और कमर के लचीलेपन में वृद्धि होती है। कमर फ्लेक्सिबल होती है। हाथ और पैरों की मांसपेशियों में लाभदायक होता है। गर्दन और कंधों को आराम देते हुए पेट की मांसपेशियों और पेट की शक्तिशाली बनाता है, यानी पीठ को, आपकी जो कमर है उसको शक्तिशाली बनाता है। अगर किसी को पीठ में दर्द होता है तो वो इसको करना चाहिए, उसके अच्छा रहेगा, पीठ में दर्द कम होगा धीरे धीरे करके। और ये आपकी कमर को, पीठ को शक्तिशाली बनाएगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपकी जो पेट की मांसपेशियां उनको अच्छा करेगा। ज़्यादा देर बैठ कर काम करने वालों के लिए लाभदायक होता है। अब इसकी 2 सावधानियां हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जब आपको नहीं करना है तो वो कब करना है? कमर में या गर्दन में ज़्यादा दर्द हो और ज़्यादा दर्द की स्थिति में ये आसन आपको नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा दर्द हो जाएगा फिर अगर आप दर्द में ये करेंगे। दर्द में नहीं करना चाहिए, दर्द ख़त्म हो जाए एक बार फिर आप इसको कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी की समस्या हो तो यह आसन आपको नहीं करना चाहिए, यानी अगर आप कोई बैकबोन में कोई भी समस्या, बैकबोन में तकलीफ़ है, दर्द है, उसकी समस्या, तो आपको यह आसन नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन ऐसा होता है जब आप एक सरफेस पे लेट जाते हैं। पहले आपको स्ट्रेट लेटना है, पैर सीधे करके
फिर आपको धीरे धीरे अपनी जो गर्दन है ना उसको ऊंचा उठाना है, हल्का हल्का गर्दन को ऊंचा उठाना है। अब आपने गर्दन उठा ली, अब आपको अपने पैरों को इस तरीके से मोड़ना है और ऐसे मोड़ना है आपको, अपने पैर बिल्कुल मिला लेने हैं, एक पैर और दूसरा पैर दोनों को मिला लीजिए। अब दोनों पैरों को मिला लिया, गर्दन भी ऊंची कर ली। अपने हाथों को दोनों पैरों से पकड़ के रखना है, यानी कि अपने एक हाथ की उंगलियां और दूसरे हाथ की उंगलियां इन दोनों को आपस में जोड़ना है और पैरों के ऊपर जोड़ना है कि पैर अटके रहें, और अपने मुंह से पैरों को ऐसे करके लगाना है ताकि आपकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल टाइट करके हो जाए और आप गिर ना जाएं या आपकी पोजीशन ख़राब ना हो जाए। तो इस तरीके से आपको ये करना है और इसी को कहते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन को इंग्लिश में गैस रिलीज़ पोज भी कहा जाता है। ये अपने नाम के भांति ही लाभकारी आसन है। पवन मुक्त आसन का अर्थ होता है पवन या हवा को मुक्त करना। तो हमने देखा गैस रिलीज पोज कहते हैं इसको, और इसकी विधि क्या, मेथड क्या है इसका। पहले है मैंने आपको मेथड अपनी लैंग्वेज में बता दिया। अब आप खुद से ये सारे पोज घर में अपने ट्राई करेंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे और आपको ज़्यादा अच्छे, जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ मैंने ये घर में ट्राई किया था, ये ऐसा होता है, और आप अपनी लैंग्वेज में इसकी जो विधि है, इसका जो मेथड है वो लिख सकेंगे। विधि क्या है, शरीर के नितंब भाग के सहारे ज़मीन पर लेट जाए, यानी कि बिल्कुल नितंब कहते हैं निचले हिस्से के, ऐसे ज़मीन पर लेट जाएं आप। दोनों हाथों से दोनों घुटनों को मोड़कर छाती पर रखें, यानी दोनों घुटने मोड़ने हैं और दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ना है और छाती पर रखना है। सांस छोड़ते समय दोनों घुटनों को हाथों से दबाकर छाती से लगाएं और सिर को उठाते हुए घुटनों को नोज़ यानी नासिका से छुएं, यानी आपकी नोज़ से ये घुटने टच होने चाहिए, जैसे कि इस इंसान के हो रहे हैं, इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। इस तरीके से करना है और 10 से 30 सेकंड तक आपको 10 से 30 सेकंड सांस को बाहर रोकते हुए इसी स्थिति में रहना है, यानी कि सांस को दबा के रखना है 10 से 30 सेकंड के अंदर, जितना भी आप कर सकते हैं, और उसको फिर बाहर रोकते हुए इसी स्थिति में आपको रहना है, जितना पॉसिबल उतना रह सकते हैं। मिनिमम आपको 10 to 30 सेकंड इसी में रहना है और फिर रहकर फिर पैरों को सीधा कर ये आसन 2 से 5 बार करें, यानी 2 से 5 टाइम्स तक आपको ये आसन करना है। ऐसे करना है, फिर नॉर्मल हो जाना है और फिर दोबारा से करना है। ऐसे आपको 2 से 5 बार तक करना है। इसके लाभ क्या क्या हैं, इसके फ़ायदे देखते हैं, लाभ क्या क्या हैं। तो इसके लाभ में क्या क्या आता है, ये आसन पेट की पाचन, यानी जो आपका पेट के पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, अवशोषण है व निष्कासन एक्सक्रीशन क्रियाओं को ठीक करता है। इन सारी क्रियाओं को ठीक करता है। इस आसन को पेट से कब्ज और गैस के कारण पेट में जमा हुई जो वायु है, गैस है, आसानी से निकल जाती है। किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है पेट में तो वो पेट के लिए इसको कर सकता है। गैस से संबंधित किसी को प्रॉब्लम है तो वो इसको कर सकता है। इससे बाल भी मजबूत होते हैं तथा शरीर की चुस्त तंदुरुस्त रहता है। शरीर आपका बहुत फुर्तीला हो जाता है, एकदम भाग भाग के आप फिर सारे काम करा करेंगे, स्पीड आ जाएगी आपके अंदर, एक फुर्ती आ जाएगी, तो तंदुरुस्त बन जाएगा आपका शरीर अगर आप ये आसन करते हैं। और इस आसन में पेट पर दबाव पड़ने से रक्त का संचार हृदय व फेफड़ों की ओर बढ़ जाता है। इसे हृदय को बल मिलता है और फेफड़ों की सक्रियता बढ़ती है, जिससे सांस फूलना, अस्थमा, कफ दोष दूर करने में मदद मिलती है। घुटनों के जोड़े में लचीलापन उत्पन्न करता है। तो ये सारी इसकी जो है फ़ायदे हैं। आप इन फ़ायदों में से 3 फ़ायदे भी लिख दें तो इनफ है। कॉन्ट्रडिक्शंस क्या होती हैं इसकी, यानी सावधानियाँ क्या क्या होती हैं, कब आपको नहीं करना है, घुटने में दर्द है तो नहीं करना है, कमर में दर्द है तो नहीं करना है, गर्दन में दर्द है तो नहीं करना है, भोजन के एकदम बाद नहीं करना है, किसी भी आसन को खाने के एकदम बाद नहीं करना चाहिए वरना आपको वॉमिट आ जाएगी, उल्टियाँ आ जाएंगी। 4th है मत्स्यासन। मत्स्यासन क्या होता है अब इसको समझते हैं। मत्स्यासन रोग करते समय शरीर का आकार मछली की तरह होने के कारण इसे मत्स्यासन और इंग्लिश में फिश पोज कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिश पोज। और क्यों कहते हैं फिश पोज, क्योंकि ये आसन करने से आपको एक फिश की तरह लगने लग जाते हैं। कमर और गले से संबंधित समस्या, जो भी आपकी कमर में प्रॉब्लम है, गले से संबंधित कोई समस्या है तो उससे परेशान लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा आसन है। इसकी विधि क्या है, मेथड क्या है। सबसे पहले पदासन में बैठकर, पदासन बहुत सिंपल होता है, उसमें आपको बैठकर दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करें और फिर पीछे की ओर झुककर लेट जाएं। पहले आपको लेट जाना है, ठीक है, और फिर दोनों हाथों को आपस में बांधकर सिर के पीछे रखें, यानी दोनों हाथों को सिर के पीछे रखना है, अथवा पीठ के हिस्से को ऊपर उठाकर गर्दन मोड़ते हुए सिर के ऊपरी हिस्से को ज़मीन पर टिकाएं। दोनों पैरों के अंगूठे को हाथों से इस प्रकार पकड़े कि कोहनियाँ ज़मीन पर सटी हुई रहें।
और फिर थर्ड अभी मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगी। थर्ड क्या है, फिर कोहनियों की सहायता लेते हुए वापस बैठ जाएं। इस आसन का 1 से 5 मिनट तक अभ्यास करें। यह आसन को स्वर्गासन करने के बाद, इस आसन को स्वर्गासन करने के बाद करने पर ज़्यादा लाभ होता है। ओके, स्वर्गासन अगर आप करते हैं और उसके बाद ये आसन करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये आसन करते समय श्वसन की यानी सांस की गति नियमित रखें, नॉर्मल रखें। अब कैसे करने मैं आपको बता देती हूँ। पहले आपको बिल्कुल सीधा लेटना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अपने पैरों को पहले ऐसे मोड़ कर लेटना है। सीधा मत करें, पैरों को ऐसे मोड़ जाएँ, पीछे की तरफ अपने पैर मोड़ें और फिर लेट जाएँ। अगर अब आपके पैर मुड़े होंगे और आपका कमर ऐसे स्ट्रेट होगी। अब आपके कमर को आपको धीरे धीरे ऐसे 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 करके उठाना है और आपको ऊपर की तरफ गोल करना है। और अपनी गर्दन भी आपकी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम सी पोज बनना चाहिए, सी, ठीक है। और पैर तो पहले से ही मुड़े हुए हैं, जब आप लेटे थे तब मुड़े थे, और आपने कमर भी अपनी गोल कर ली। आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपको अपने हिप से टच करने हैं, दोनों हाथ, इधर वाला हाथ इधर से और उधर वाला हाथ उधर से, ऐसे करके टच करना है। तो आपका ये फिश पोज बन जाएगा, मत्स्यासन जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से ये करना है आपको। इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके फ़ायदे हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं, कमर दर्द एकदम ख़त्म हो जाएगा, घुटनों में दर्द कम हो जाएगा, थायराइड, मधुमेह, अग्नाशय और पाचन प्रणाली में लाभकारी है। रीढ़ की हड्डी, घुटनों को बहुत मजबूत करता है, हार्मोन को उचित मात्रा में स्राव होता है, पेट की रोगी में उपयोगी है। अगर किसी को पेट की रोगी है, बीमारी है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। श्वास रोग को दूर करता है, यानी सांस की बीमारी को दूर करता है। पेट पर जमी अतिरिक्त चर्बी, यानी जो पेट पर चर्बी जम जाती है ना, उसको दूर कर देता है। और ये चर्बी जो है, ये आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर किसी के पेट पर चर्बी जम जाती है और उसको ये ख़त्म कर देता है। तो ये वाला फिश पोज आपको करना चाहिए, रोज़ाना डेली करना चाहिए। अब कॉन्ट्राडिक्शंस में सावधानियाँ क्या क्या बरतनी, घुटने में दर्द हो तो मत करें, और अगर आपको रीढ़ की हड्डी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नहीं करें। और किसको नहीं करना चाहिए, भरे पेट नहीं करना चाहिए। अगर आपने अभी अभी खाना खाया, आपका पेट भरा हुआ है तो नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप है, आपका हाई बीपी है तो नहीं करना चाहिए। आपको इतना तेज़ सर में दर्द हो रहा है कि आपके माइग्रेन हो रहा है तो आपको नहीं करना चाहिए। और हर्निया और पेप्टिक अल्सर से पीड़ित होने पर, अगर आपको बीमारी है हर्निया पेप्टिक अल्सर की, तो आपको उस बीमारी के होते हुए इस आसन को नहीं करना चाहिए। अब हमारा पांचवा है हलासन। पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये है हलासन। आपको पिक्चर में थोड़ा सा हार्ड दिख रहा होगा और थोड़ा सा है भी, बट कर सकते हैं अगर कोई ट्राई करना चाहे तो। जो रेगुलर योगा के लोग होते हैं ना, वो करते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाना है। सबसे पहला पॉइंट में लिखना है कि आपको बिल्कुल समतल जगह पे, प्लेन जगह पे लेट जाना है सीधा। फिर आपको अपने शरीर को ऊपर उठाना है, हाथ बिल्कुल सीधे ही रहे। हाथ बिल्कुल सीधे थे, शरीर भी सीधा था, लेकिन हाथ को तो सीधे ही रखा, लेकिन शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेना है। और जब आप अपने बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो आप अपने पैरों को ऐसे पीछे की तरफ ले जाएं, और अपने आपके जो टो हैं वो आपको इस तरीके से करने हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसकी विधि पढ़ेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा। तो हलासन जो है वो 2 शब्दों से मिलके बना है। किस से, हल से और आसन से मिलके बना है, जिसमें हल का अर्थ होता है ज़मीन को खोदने वाला कृषि यंत्र। यानी हल का मतलब क्या होता है, ज़मीन को खोदने वाला कृषि यंत्र। आप सबने हल देखा होगा, हल इस तरीके से होता है कुछ, और वो ज़मीन को खोद के हम कृषि करते हैं। यानी एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर लकड़ी होती है और नीचे ही कुछ लोहे का उसका बना रहता है, मेटल का। और आसन का अर्थ होता है बैठने की मुद्रा। आसन का मतलब क्या होता है, बैठने की मुद्रा। तो आपको कैसे बैठना है, इस तरीके से इसका बैठना है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया। इस योग को करने के दौरान शरीर की मुद्रा हल की तरह प्रतीत होती है, यानी कि हल की तरह लगता है कुछ, जिसके कारण इस योगासन को हिंदी में हलासन कहते हैं तथा इंग्लिश में लो पोज कहते हैं। इसकी विधि क्या है, अब विधि जानते हैं, यानी कि क्या क्या मेथड है, कैसे करते हैं। तो विधि है, एक साफ तथा समतल स्थान पर मैट अथवा दरी बिछाकर, आप एक पॉइंट में ये भी लिख सकते हैं, आप समतल जगह पे, साफ जगह पे दरी बिछाकर, कोई भी कपड़ा बिछाकर उस पर पीठ के बल लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को मैट पर रखें। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को एक सीध में ऊपर उठाएं, यानी अपने पैरों को धीरे धीरे करके ऊपर उठाना है और कमर के सहारे अपने सिर के पीछे ले जाना है। पैरों को तब तक सिर के पीछे ले जाएं जब तक वो ज़मीन को ना छुएं, यानी
पैरों को आपको जब तक वो ज़मीन तक टच ना हो जाए तब तक आप उसको पीछे ले जाना है आपको। अपनी क्षमता के अनुसार इस मुद्रा में रहें, यानी जितना हो सकता है 10 सेकंड 20 सेकंड जितना भी आपकी क्षमता है, आपकी एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे ही मुद्रा में रहें और ऐसे ही पोस्चर में रहें और फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाओ। फिर नॉर्मल होके धीरे धीरे होके नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं, पैर सीधे कर लें। इस आसन को प्रतिदिन कम से कम 5 बार ज़रूर करना चाहिए। और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, लाभ क्या हैं, एडवांटेजेस पढ़ते हैं। हलासन याचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है, यानी कि याचन क्रिया है उसको सुधारने में मदद करते हैं। मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और वज़न घटाने में मदद करता है। अगर किसी का वज़न बढ़ा हुआ है, कोई मोटापा है में ग्रस्त है तो वो उसको करना चाहिए। मधुमेह के मरीज़ों के लिए ये अच्छा आसन है क्योंकि ये रक्त के शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है। रीढ़ की हड्डी और कंधों में लचीलापन बढ़ाता है और कमर दर्द में आराम मिलता है। रीढ़ की हड्डी और कंधों में लचीलापन, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं आपकी। तनाव और थकान से निपटने में मदद करता है। आप एकदम से तनाव से, टेंशन से दूर हो जाएंगे, थकान जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। ये आसन पुसकता, साइनोसाइटिस और इंसोमनिया और सिर दर्द में भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। यानी अगर इस तरीके से आपको कोई बीमारी है तो उसमें ये फ़ायदा पहुंचाता है। सावधानियाँ क्या हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं। गर्दन की चोट की स्थिति में इस आसन को, हलासन को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप हो, हाई बीपी हो या अस्थमा का कोई भी बीमारी हो आपको, तो इस स्थिति में आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पश्चिमोत्तरासन। पश्चिमोत्तरासन एक अच्छा आसन है जो आपको बहुत फ़ायदे पहुँचाता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पश्चिमोत्तरासन वो आसन होता है जब हम बैठकर आगे की तरफ झुकते हैं, यानी ये देखिए, ये है पश्चिमोत्तरासन। इस पोज में आप देख रहे हैं ना, ये लड़की बैठी हुई है बिल्कुल अपने दोनों पैर सीधे करके, लेकिन आप बैठ के क्या है, इसने हेड डाउन कर लिया अपने घुटनों पर अपना सर रख के ऐसे मोड़ लिया और जो उसके हाथ हैं वो उसके पैर से मिले हुए हैं। हाथों को पैरों से मिलाना है, हाथों को पैरों से टच करना है और शरीर को ऐसे गोल करके मोड़ना है और फिर पैर आपके बिल्कुल सीधे। अब हम इस आसन के पढ़ते हैं, विधि क्या है, सही से क्या लिखा है इसमें। तो पश्चिमोत्तरासन वो आसन होता है जब हम बैठकर आगे की तरफ झुकते हैं। ये हठ योग की मुद्रा होती है, वो आपको आई होप कि पता हो, नहीं पता तो आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। हठ योग होता है, उसकी 12 मुद्राओं में से 5वीं मुद्रा है ये, यानी कि हठ योग की 12 मुद्रा होती हैं, उसकी 5वीं मुद्रा होती है ये, 5th वाली। और पश्चिमोत्तरासन के बहुत से लाभ हैं क्योंकि ये शरीर के पिछले भाग को पूरी तरीके से खींचता है, यानी कि पूरी तरीके से इसमें हमारा शरीर जो है पीछे वाला भाग पूरी तरीके से खींच रहा है, पीठ खींच रही है, हाथों को सही से खींच रहे हैं, तो इसलिए बहुत लाभकारी होता है। इसकी विधि क्या है, विधि मेथड क्या है इसका, पहला है पश्चिमोत्तरासन। आसन जो है वो बैठकर शुरू किया जाता है। आप बैठेंगे पहले, फिर आप शुरू करेंगे। अपने पैरों को सीधा जोड़कर आपस आमने सामने खींचते हुए रखें। पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट आपको सीधा रखना है और जोड़ना है। दोनों पैरों को का रुख छत की तरफ हो, यानी छत की तरफ आपको दोनों पैरों का रुख करना है। छत की तरफ मतलब ये जो है ना, ये ऊपर की तरफ करने हैं आपको, अपने नीचे वाले जो पंजे हैं। ध्यान दें कि बैठते समय आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, यानी कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए बैठते समय। कई लोगों को इस बिंदु पर ये फ़ायदा होता है कि नीचे के मांस को ख़त्म कर देता है ये, जिससे कि आपकी रीढ़ में घुमाव आए, तो ये आपके मांस को भी ख़त्म करता है। और श्वास अंदर लेते समय अपनी बाहों को सिर के ऊपर की ओर खींचें, यानी आपको सांस अंदर लेनी है और आपकी जो बाहें हैं उसको आपको सिर के ऊपर की ओर खींचना है और हाथों की दिशा के अनुरूप ही अपने पूरी रीढ़ को खींचना है। यानी कि जो रीढ़ की हड्डी आप देख रहे हैं ना इसमें, ये रीढ़ की हड्डी जो है ये इसमें खिंचती है बिल्कुल। तो ये इसका प्रोसेस था कि आपको कैसे करना है। अब इसके फ़ायदे क्या, लाभ, एडवांटेज देखते हैं। ये पैरों को मजबूत करता है, रीढ़ों में खिंचाव पैदा करता है, आपका जो मस्तिष्क है आपका उसको शांत करता है, तंत्रिका तंत्र को ठीक करता है, यानी जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको ठीक करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, अंदरूनी अंगों की मालिश करता है, यानी कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसकी मसाज करता है। आपको जो इसके आप जब इसको करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आप अपनी तरफ से भी इसके फ़ायदे लिख सकते हैं, बट उससे को रिलेटेड होने चाहिए, एकदम अलग से नहीं होने चाहिए। ये आप लाभ हानियाँ जो है ना, लाभ हानियाँ, ये आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं।
अब सावधानियों में क्या है, ये आसन निम्न स्थितियों में नहीं करना चाहिए। कब? अगर आपके कमर में तकलीफ हो तो नहीं करना चाहिए, आंतों में सूजन हो तो नहीं करना चाहिए, पेट के अल्सर की शिकायत हो तो शिकायत होने पर भोजन के बाद इसको नहीं करना चाहिए। अब हमारा आता है 9th अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये नाम थोड़ा अजीब सा है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, लेकिन ये आसन जो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। ये संस्कृत में अर्ध का मतलब होता है आधा। अर्ध का क्या मतलब होता है संस्कृत में? आधा। इस मुद्रा में हम अपनी रीढ़ की हड्डी को आधा मोड़ते हैं, क्योंकि पूरी तरह से मोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए इसमें हम आधा मोड़ते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन में। इस आसन का नाम योग के जन्मदाता मत्स्येंद्र के नाम पर पड़ा है। योगा के जो जन्मदाता उनका नाम था मत्स्येंद्र दासन। तो आप इसको अर्ध मत्स्येंद्र भी कह सकते हैं और आप इसको अर्ध मत्स्येंद्र द्रासन भी कह सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या कहते हैं। हम तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन बोलते थे, क्योंकि सब यही बोला जाता था स्टार्टिंग में, बट इसमें ये लिखा है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, तो ये भी हो सकता है। और यहाँ पर मत्स्येंद्र गाथ ये उनके नाम पर पड़ा है, तो अगर आप ये वाला नाम रखना चाहते हैं तो आप ये इससे भी बोल सकते हैं इसको। तो उन्हीं के नाम पे इस आसन का नाम पड़ा। अब इसकी विधि मेथड क्या है करने का, प्रोसेस देखते हैं। पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं, दोनों पैरों को साथ में रखें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, यानी कि पैरों को फैलाकर बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। देखिए ऐसे करना है आपको। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये कैसे बैठी है लड़की। आपको अपने पैरों को सीधा बिल्कुल स्ट्रेट करना है, एक हाथ को पीछे करना है और ये जो आपका एक हाथ जो पीछे हो जाएगा वो पीछे ही रहेगा। आपको अपने पैरों को ऐसे करके मोड़ना है और अपने हाथों, जो दूसरा वाला हाथ है ना, ये वाला आपका पैर है। अभी आपको दिखाती हूँ, रेड कलर से जो मैंने टच किया ना, ये आपका पैर है पीछे वाला। तो एक पैर को आपको ऐसे करना है और एक पैर को आपको ऐसे करके मोड़ना है और अपने एक हाथ को इधर पीछे की तरफ मोड़ना है और एक हाथ को आपको अपने पैर से टच करना है। ये है इसका प्रोसेस। अगर आपको समझ नहीं आया तो और आप इसका और अच्छे से प्रोसेस देखकर कर सकते हैं, ये गूगल या यूट्यूब पर इसका अच्छे से एकदम डीप प्रोसेस देख के। तो ये आपको कैसे, सेकंड पॉइंट क्या है, बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रखें, या आप बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। दाहिने पैर को बाएं घुटने के ऊपर से सामने रखें, बाएं हाथ को दाहिना जो घुटना है उस पर रखें, दाहिना हाथ पीछे रखें। कमर, कंधा और गर्दन को दाहिने तरफ मोड़ते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से रखें, यानी कि आपको अपनी कमर, ये जो गर्दन है उसको इधर की तरफ मोड़ना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है। इस अवस्था को बनाए रखना है। गहरी और लंबी सांस लेनी है। सांस छोड़ते हुए पहले दाहिने हाथ को ढीला छोड़ें, फिर कमर को ढीला छोड़ें, फिर छाती और अंत में गर्दन को आराम से फिर सीधा बैठ जाएं। फिर दूसरी तरफ भी ये प्रक्रिया दोहराएं, यानी कि लेफ़्ट करी थी अब फिर आपको राइट भी करनी है। अब इसके फ़ायदे क्या, लाभ एडवांटेज क्या है। ये मुद्रा पूरी तरह से आपकी शरीर की मालिश कर देती है, उसे लचीला बनाती है। रीढ़ की हड्डी की मालिश भी होती है और रीढ़ की हड्डी को लचीला भी बनाती है, फ्लेक्सिबल करती है। इस मुद्रा में प्रत्येक रीढ़ को जोड़ घूमता है, मतलब हर रीढ़ का जो जोड़ है ना, जो जोड़ होता है वो इसमें घूमता है। इससे रीढ़ की हड्डी ज़्यादा लचीली बनती है। मुख्यतः कमर का जो क्षेत्र है वो लचीला बनता है। इसमें हैमस्ट्रिंग और पिंडली और कूल्हों में ज़रूरी खिंचाव पैदा करता है। तो इसमें खिंचाव पैदा भी होता है आपके शरीर में अनावश्यक जो चर्बी होती है, एक्स्ट्रा जो आपका फैट होता है वो ख़त्म हो जाता है तथा शरीर सुंदर दिखता है, सुडौल बनता है। अस्थमा, उच्च रक्तचाप, ऑस्टियोपोरोसिस और साइनसिटिस के लिए लाभकारी है। आपको ये सब बीमारियां तो आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। सावधानियाँ क्या है, कॉन्ट्राडिक्शंस में क्या लिखा है, कॉन्ट्राडिक्शंस में क्या है, आप जब तक आसानी से इस अवस्था में रहें तब तक करें। यदि आप किसी तकलीफ़ में हो या आपको किसी दर्द का अनुभव हो कि आपको अब दर्द हो रहा है या तकलीफ़ हो रही है करने से, तो धीरे धीरे शुरुआती मुद्रा में वापस आ जाएं और इसको करना बंद कर दें। तो इसका यही एक वो है सावधानी। अब हम पढ़ेंगे धनुरासन। धनुरासन ऐसे करते हैं, पीछे की तरफ लेटते हैं, पैरों को ऊपर करते हैं, अपने इसको गले वाले हिस्से को ऐसे करके ऊंचा उठाते हैं और हाथ को पैरों को ऐसे पीछे की तरफ पकड़ लेते हैं। यह है धनुरासन। धनुष की तरह बन जाते हैं ना, धनुष ऐसा ही होता है। यह आसन करने के दौरान शरीर की मुद्रा धनुष की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसको धनुरासन कहते हैं। इसकी विधि क्या है, मेथड, पेट के बल लेट जाएं और घुटनों को मोड़ते हुए आपके घुटने मोड़ने और कमर के पास ले आएँ।
तथा अपने हाथ से दोनों टखनों को पकड़ें, हाथों से इसको पकड़ना है। फिर आप अपने सिर, छाती और जांघ के ऊपर की ओर उठाएं ताकि शरीर के भार को पेट के निचले हिस्से पर आ जाए। फिर पैरों को पकड़कर शरीर के आगे की ओर खींचने की कोशिश करें। अपनी क्षमता अनुसार लगभग 5 से 20 सेकंड तक इस आसन को करें और फिर सांस धीरे धीरे छोड़कर छाती, पैर को ज़मीन पर रखकर आराम से पहले वाली पोजीशन में आ जाएं। क्या क्या लाभ हैं इसके फ़ायदे? यह आसन पीठ की यानी रीढ़ की हड्डी और पेट के स्नायु के बल प्रदान करता है। जननांग संतुलित रखने में सहायक होता है। छाती, गर्दन और कड़थों की जकड़न को दूर करता है। हाथ और पैरों के स्नायु को पुष्टि प्रदान करता है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। तनाव और थकान को कम करता है। गुर्दे की कार्यशीलता को बेहतर करता है। मानसिक धर्म से संबंधित समस्याओं को कम करता है। इसके सावधानी क्या क्या है? उच्च या निम्न रक्तचाप हो, यानी आपको चाहे हाई बीपी हो, लो बीपी आपको नहीं करना है। हर्निया की प्रॉब्लम हो तो नहीं करना है। कमर दर्द, सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, गर्दन की चोट हो, हाल ही में पेट के ऑपरेशन की स्थिति में यह आसन को आपको नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को यह आसन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन्स को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये इसके कुछ सावधानियां हैं। अब हम पढ़ेंगे उष्ट्रासन के बारे में। उष्ट्रासन आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको करना है। आधा बैठना है और फिर पैर ऐसे मुड़े होने चाहिए। अपने शरीर को मोड़ना है और हाथों को पैरों पे टच करना है। तो ये उष्ट्र यानी संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ऊंट। उष्ट्रासन ऊंट होता है। उष्ट्र का मतलब संस्कृत में, और उष्ट्रासन को इंग्लिश में कैमल पोज भी कहा जाता है। कैमल की तरह हमारी बॉडी कुछ हो जाती है थोड़ी बहुत, इसलिए। मेथड क्या है इसका? विधि: एक साफ समतल स्थान पर घुटने के सहारे बैठ जाएं। दोनों हाथों को कूल्हे पर रखें। घुटने कंधों के समानांतर हों और तथा पैरों के तलवे आकाश की तरफ हों। सांस लेते हुए मेरुदंड को पुरोनितिंब की ओर खींचे, जैसे कि नाभि से खींचा जा रहा हो। ये थोड़ा हार्ड हिंदी में लिखा होता है, बट आपको बिल्कुल डरना नहीं है। ये हार्ड वर्ड्स देख के आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बस आपको समझ लेना है कि ये करना कैसे। स्टेप 1, स्टेप 2। गर्दन पर बिना दबाव डाले बैठे रहें तथा इसी स्थिति में कुछ देर तक सांस लें। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाएं। फ़ायदे क्या हैं? पाचन शक्ति बढ़ाता है। छाती को चौड़ा और उसको मजबूत करता है। पीठ और कंधों को मजबूती देता है। निचले हिस्से में दर्द हो पीठ के तो छुटकारा दिलाता है। मासिक धर्म की परेशानी से राहत होता है, यानी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, पीरियड से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उसमें आपको राहत मिलेगी। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन और मुद्रा में सुधार भी लाता है। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, यानी कि सावधानियाँ: उच्च रक्तचाप और हृदय रोग हो तो आपको नहीं करना चाहिए। हर्निया और कमर दर्द हो बहुत ज़्यादा तो नहीं करना चाहिए। साइटिका और सिर्फ डिस्क की स्थिति में नहीं करना चाहिए। अब हम अपना 10वां पढ़ेंगे, सूर्य भेदन प्राणायाम, और होपफुली ये लास्ट है हमारा। तो सूर्य भेदन प्राणायाम को इंग्लिश में कहते हैं राइट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग। नॉस्ट्रिल यानी नोज़ वाली, राइट, और ब्रीथिंग यानी सांस लेना। राइट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग के नाम से इंग्लिश में इसको जाना जाता है। इस प्राणायाम को सीधा संबंध सूर्य नाड़ी से होता है। इसमें पूरक क्रिया दाईं नासिका द्वारा की जाती है, यानी राइट नोज से आपको, और दाईं नासिका सूर्य नाड़ी से जुड़ी मानी गई है। इसी कारण से इसे सूर्य भेदन प्राणायाम कहा जाता है। आप नॉर्मल इसमें ऐसे करके बैठेंगे, आलती पालती मार के। आपने एक हाथ को ऐसे सीधा करके रखेंगे, उंगलियां बिल्कुल खुली होनी चाहिए। दूसरा आपका हाथ इस तरीके से नोज़ की तरफ होना चाहिए, राइट नोज़ की तरफ। सबसे पहले सुखासन, यानी सुखासन मतलब नॉर्मल ऐसे आलती पालती मार के ऐसे बैठना है। तो सुखासन की स्थिति में बैठ जाना है। गर्दन, मेरुदंड और कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। फिर अपने बाएं हाथ को अपने घुटनों पर रखें और अपने आँखों को बंद कर लें। आइज़ भी क्लोज होनी चाहिए आपकी। इसके बाद हाथ दाएं हाथ की जो कोनी है उससे मोड़कर नाक की दाएं और अंगूठा रखें। नाक के जो दाएं ओर है उसको अंगूठा रखें। राइट नोज़ की तरफ आपको अंगूठा रखना है और अनामिका व कनिष्ठला उंगली को नाक के बाईं ओर रखें और तर्जनी व मध्यम उंगली को ललाट कर रखें। राइट नोज़ की तरफ आप अपनी उंगली को रखना है और नाक के बाएं छिद्र को अनामिका व कनिष्ठ उंगली से बंद करके नाक को दाएं छिद्र से गहरी सांस लें, यानी कि एक छेद को आपको नाक के एक छेद को आपको बंद कर लेना है और दाएं छेद से सिर्फ एक दाएं वाले से आपको सांस लेनी है। फिर जितना हो सके आपको सांस को अंदर लेकर रोक कर रखने हैं। फिर सांस छोड़ने से पहले दोनों बंधों को खोलें
और नाक के दाएं छेद को बंद करके बाएं छेद से सांस को तेज़ी से बाहर निकालें और फिर इस क्रिया को आपको कम से कम 4 से 5 बार करना है। इसके फ़ायदे क्या, लाभ क्या है? सूर्य भेदन प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आपको सकारात्मक विचारों यानी आप पॉजिटिव थॉट ले पाएंगे और उसकी पॉजिटिव थॉट में वृद्धि होगी और जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव माइंडसेट है वो कम हो जाएगा आपका। तनाव कम करने में यानी कि जो टेंशन है उसको कम करने में और मानसिक तनाव से मुक्ति पाने में आपको ये फ़ायदा देगा। और नज़ला, खांसी, दमा, साइनल, लंगस, हृदय और पाइल्स के लिए यानी जो भी नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, उसके लिए लाभदायक है। इस प्राणायाम को आंतों को ये प्राणायाम जो है आंतों को भी साफ़ करता है। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से कफ के रोगों में लाभ मिलता है। अगर कफ है तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा और शरीर के अंदर जितनी भी गर्मी है वो ये उसको उत्पन्न करता है। अब इसके क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, सावधानियाँ 3 हैं। क्या हैं? पेट भरा होने पर ये प्राणायाम आपको नहीं करना चाहिए। ये कुछ ना मतलब कॉमन सी सावधानियां हैं और कॉमन सी कि शरीर सुंदर दिखेगा, सुडौल दिखेगा, शरीर पीठ ऐसे मतलब आपको लाभ में भी आप कोई कॉमन पॉइंट सब में लिख सकते हैं और सावधानी में भी आप सब में लिख सकते हैं कि गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए या किसी के दर्द हो तो नहीं करना चाहिए। ये कॉमन सावधानियाँ हैं जो आप सब में लिख सकते हैं, आपको अलग अलग सब में याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो पेट भरा होने पर हमें कोई सा भी प्राणायाम नहीं करना चाहिए और यह आप हर किसी में लिख सकते हैं। श्वास पर नियंत्रण रखकर ही पूरा क्रिया करें और पूरक करते समय पेट और सीने को ज़्यादा ना फुलाएं। तो ये कुछ सावधानियां हैं 2-3, ये आपको इसमें याद रखनी है और कॉमन पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं जो हर किसी में हो और 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने हैं। अगर आपको आता होगा तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से जैसे सावधानियों में कॉमन पॉइंट्स हैं जो आप हर किसी में लिख सकते हैं, हर आसन में, ऐसे ही लाभ में भी बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं जो आप सब में लिख सकते हैं। शरीर सुंदर सुडौल दिखता है और आपका टेंशन नहीं होगी, आपका जो है लचीलापन होगा शरीर में। ये कॉमन पॉइंट जो हर किसी में इंक्लूड कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। 1 घंटे की वीडियो हो गई है बट बहुत अच्छे से चैप्टर डीपली आपको एक्सप्लेन किया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस आप थोड़ा सा ये घर में ट्राई करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हैं, आपको ज़रूर मैं आपका रिप्लाई करूँगी आपके कमेंट पर। So if you like my video then please share it and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. अपने क्लास ग्रुप्स में शेयर कर दें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। So thank you for watching the video. Take care and bye bye.